नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार पर मंडराया खतरा, 39 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। लीना मणिमेगलाई के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्र, केंद्र सरकार जारी करे लुकआउट नोटिस। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, गोधन योजना के तहत ट्रांसफर होगी करोड़ों की राशि। समस्तीपुर में बारात जा रही कार और ट्रक में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। डीसीडब्ल्यू का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस, कहा रेप पीड़ितों और आरोपियों का करवाया जाए एचआईवी टेस्ट। और अब खबरों पर बात विस्तार से। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन में इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की झड़ी लग गई है। पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार में पिछले 24 घंटों में अब तक 39 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की बगावत के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन मुश्किल में घिर गए हैं। सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों ने पीएम बोरिस जॉनसन से मिलकर सरकार में अविश्वास जताया है। इसके साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस्तीफे की भी मांग की है। ब्रिटेन में कम से कम 39 मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल, यातायात मंत्री ग्रांट शैप्स, सुरक्षा मंत्री रिचेल मैकलियन समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने पीएम बोरिस जॉनसन से इस्तीफा मांगा है। भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद से ब्रिटेन में इस्तीफे की शुरुआत हुई थी। वित्तीय सेवा मंत्री जॉन ग्लेन, सुरक्षा मंत्री रिचेल मैकलियन, निर्यात और समानता मंत्री माइक फ्रियर समेत 39 ने इस्तीफा देकर बोरिस जॉनसन की सरकार को संकट में डाल दिया है। पीएम बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ाते हुए कई वरिष्ठ मंत्रियों ने पीएम आवास 10 और डाउनिंग स्ट्रीट जाकर उनसे इस्तीफा देने को भी कहा है। पीएम बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे के लिए जवाब बनाने वाले मंत्रियों में गृह मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल रही। काफी दबाव के बावजूद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मंत्रियों पर दबाव बनाने की कोशिश की और सबसे अलग अलग मुलाकात की। ऋषि सुनक की जगह नदीम जहावी नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं, जबकि साजिद जावेद की जगह स्टीव बार्कले को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटेन में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफे के दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि लोग अपेक्षा रखते हैं कि सरकार उचित और सक्षम तरीके से चले। काफी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब सरकार के साथ नहीं रहा जा सकता। तो वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने पीएम बोरिस जॉनसन की लिखे पत्र में कहा था कि मुझे खेद है कि आपके नेतृत्व में स्थिति में बदलाव अब मुश्किल लग रहा है। लीना मणिमेगलाई के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। फिल्मकार लीना मणिमेगलाई की फिल्म काली पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उनकी फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया। जब उन्होंने ट्वीट किया उसमें भगवान शिव और माता पार्वती को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया है। उनका यह ट्वीट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि वो प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फिल्मकार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहेंगे। नरोत्तम मिश्र ने कहा, मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखने जा रहा हूं, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। लीना जानबूझकर यह सब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम ट्वीट को भी हम पत्र लिखने जा रहे हैं ताकि इस तरह की चीजों को रोकें और स्क्रीनिंग की जाए। इससे पहले बुधवार को नरोत्तम मिश्र ने बताया था कि फिल्म निर्माता लीना मणिमेगलाई को 24 घंटे के भीतर फिल्म काली का विवादित पोस्टर हटाने व माफी मांगने की समझाइश दी गई थी और ऐसा नहीं होने पर भोपाल में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। तो वहीं अब विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस ने इसी तरह के एक ट्वीट पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। महुआ के खिलाफ गुरुवार को भोपाल में हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के काली मंदिर में हवन पूजन किया। और वहीं सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों तथा डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10,97,63,63,000 रुपए की राशि उनके बैंक
खाते में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इसलिए आज मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। आने वाले चुनाव से लेकर प्रदेश में चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गौ पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों और में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीन से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों का 4.31 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 7 जुलाई को 10.84 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रुपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना से 2,11,000 से अधिक ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.97% संख्या महिलाओं की है और इस योजना में 1,33,000 से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। समस्तीपुर में बारात जा रही कार और ट्रक में टक्कर। बिहार के समस्तीपुर में भीषण रोड हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के सेड़ा बथुआ गांव निवासी नागेश्वर राय के पुत्र राजीव राय 28 और युगल राय के पुत्र विजय राय 32 के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार रात की है। ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी और इस हादसे में कार पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पास के ही एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घायलों में मनिंद्र राय की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के परिवार वालों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों ने बताया कि पूसा थाना क्षेत्र के सेड़ा बथुआ गांव निवासी नागेश्वर राय के पुत्र राजीव राय, युगल राय के पुत्र विजय राय, मनिंद्र राय समेत अन्य लोग कार से बारात जा रहे थे और इस दौरान ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास ट्रक से कार की टक्कर हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वाले रात में ही अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों की माने तो हादसे का कारण तेज रफ्तार है। ट्रक और कार दोनों की रफ्तार तेज थी। दरअसल तेज रफ्तार के कारण आए दिन इस रोड पर हादसे हो रहे हैं। डीसीडब्ल्यू का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस। राजधानी में आए दिन रेप के कई मामले सामने आते हैं। यौन अपराध के कारण शारीरिक चोट और मानसिक आघात के अलावा पीड़ितों के एचआईवी सहित अन्य यौन संक्रामक बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रेप पीड़ितों और आरोपियों के एचआईवी टेस्ट करवाए जाने की मांग की है, जिससे कि एचआईवी के संक्रमण को रोका जा सके। दिल्ली महिला आयोग ने एचआईवी टेस्ट के संबंध में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस से पूरी जानकारी मांगी है। आयोग का कहना है कि यदि रेप एचआईवी पॉजिटिव है तो पीड़िता के इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को इस कदम में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें कि रेप पीड़िताओं का एचआईवी से बचाया जा सके। और स्वास्थ्य विभाग को भेजे अपने नोटिस में आयोग की अध्यक्षता ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि सभी पीड़िताओं का एचआईवी टेस्ट किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए आयोग ने चिकित्सा परीक्षण के लिए पिछले 3 सालों में अस्पताल में लाए गए रेप की पीड़ितों की संख्या में किए गए एचआईवी परीक्षण के मामलों की संख्या की जानकारी मांगी है। इसके अलावा एनएसीओ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शुरू में भले ही रेप पीड़ित का एचआईवी परीक्षण निगेटिव आया हो, फिर भी उन्हें 3 महीने और 6 महीने के अंतराल के बाद भी परामर्श और एचआईवी परीक्षण की आवश्यकता होती है। और आयोग विभाग ने जानकारी मांगी गई है कि कितने केस हैं
जिसमें से 3 और 6 महीने के अंतराल में पीड़ितों के परामर्श और एचआईवी परीक्षण किए गए। आयोग ने एचआईवी परीक्षण में पहले और बाद में परामर्श के संबंध में एनएसीओ और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयोग ने अस्पताल द्वारा नामित उन चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी मांगी जो हर मामले में जांच कर यह बताएं कि पीड़िता को संक्रमण से बचने के लिए 28 दिन का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीईपी इलाज देने की आवश्यकता है या नहीं। आयोग ने पीईपी उपचार से संबंधित मानक प्रक्रिया की भी जानकारी मांगी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार पर मंडराया खतरा, 39 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। लीना मणिमेगलाई के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्र, केंद्र सरकार जारी करे लुकआउट नोटिस। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, गोधन योजना के तहत ट्रांसफर होगी करोड़ों की राशि। समस्तीपुर में बारात जा रही कार और ट्रक में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। डीसीडब्ल्यू का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस, कहा रेप पीड़ितों और आरोपियों का करवाया जाए एचआईवी टेस्ट। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंट्स के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बूंदी में आसमान से बरसी आफत। राजस्थान में बुधवार को अचानक बदले मौसम से कई जगह अच्छी बारिश हुई है। बारिश में आसमान से आफत भी बरसी। बूंदी जिले में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि 32 बकरियों और 8 भेड़ों की बिजली गिरने से मौत हुई है। घटना के बाद किसानों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और हालत की जानकारी ली। उधर मंगलवार देर शाम अचानक बदले मौसम में जिले के केशोराया पाटन इलाके में बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हुई थी। जिले में आफत की बारिश से 2 दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है। इधर जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और परिवार जन से मिलकर ठाठस बंधाया। जानकारी के अनुसार बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कैथुंदा गांव निवासी गैरासी बाई खेत पर धान की रोपाई करने का काम कर रही थी, तभी अचानक बदले मौसम में तेज आवाज के साथ बिजली गिर गई। महिला किसान बिजली की वजह से नीचे गिर गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह जिले के देही थाना क्षेत्र के सुसाइडिया गांव में धान की रोपाई कर रहे किसान भेरूलाल प्रजापति पर बिजली आसमानी आफत बनकर टूटी। यहां आकाशीय बिजली गिरने से भेरूलाल की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मंगलवार को बारिश के दौरान अचानक से गिरी आकाशीय बिजली से बूंदी जिले के बलकशकाशा निवासी बनवारी लाल मेहरा आयु 70 वर्ष और उनकी पत्नी नंदुबाई आयु 67 वर्ष की मौत हो गई थी।
नुपुर शर्मा को गर्दन काटने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गर्दन काटने की धमकी देने वाले आरोपी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाले गिरफ्तार आरोपी का नाम नासिर बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत भी मुकदमा दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि धमकी देने वाले के खिलाफ फरीदपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब बरेली पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी की फरीदपुर कस्बे में टेलर की दुकान है। बीते दिनों नासिर का नुपुर शर्मा को सरेआम गर्दन काटने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और धमकी वाले वायरल वीडियो में नुपुर शर्मा को सरेआम मुस्लिम युवक गर्दन काटने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम नासिर है, जिसकी उम्र 28 साल है। वो फरीदपुर के कसावन मोहल्ला निवासी जाकिर का बेटा है। बता दें कि बीते दिनों उदयपुर की घटना के बाद से ही प्रशासन सतर्क है। ऐसे में आईटी सेल सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। वहीं पुलिस भी ऐसी घटनाओं पर तत्काल एक्शन लेती नजर आ रही है। सीएम योगी भी लगातार अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार का किसानों का बड़ा तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया है। इस बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फैसला उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में आसानी होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कार्य योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 5 लाख नए कृषकों को भी फसल ऋण वितरित किया जाएगा। क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपए की दी गई वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इससे किसानों के ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है। इससे किसानों को लाभ मिला है और सीएम ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया है। सहकारिता विभाग ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के किसानों को हुई इस परेशानी की जानकारी सरकार को दे दी है, जिसके बाद विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा था ताकि ऋण चुकाने की अवधि 30 जून के बजाय 31 अगस्त तक बढ़ सके। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे में अब निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो फिर 3.5 लाख किसानों को समय पर ऋण नहीं चुकाने के चलते 7% ब्याज और 2% पेनल्टी जमा करवाने वाली राशि से छुटकारा मिल जाएगा। और वहीं दरभंगा में 4 बच्चों की लाशें मिली हैं। जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र की रामपुरा पंचायत के मिर्जापुर जगनी में गुरुवार की सुबह 4 बच्चों की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी बच्चे अलग अलग परिवार के थे। सबकी उम्र 8 से 11 साल के बीच है। ये सभी बच्चे बुधवार की देर शाम से लापता थे। खोजबीन के दौरान गांव के पश्चिम कुचही बांध के निकट से इनके कपड़े मिले थे, जिसको बच्चों के डूबने की आशंका जताई जा रही थी। गुरुवार की सुबह चारों की लाश मिल गई। मृतकों में स्वर्गीय सदरे आलम अंसारी का 10 वर्षीय पुत्र जावेद अंसारी, नूर आलम अंसारी का 11 वर्षीय पुत्र नफीस अंसारी, मुख्तार अंसारी का 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इरशाद और राजू शिकलगढ़ का 8 वर्षीय पुत्र मोनू शिकलगढ़ शामिल है। देर शाम से लापता होने के बाद जब इनकी खोजबीन शुरू की गई तो गांव के पश्चिम कोचही बांध के पास बच्चों का पहना हुआ कपड़ा बांध किनारे रखा हुआ था। इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान सभी गहरे पानी में डूब गए होंगे। देर रात होने के कारण पानी में नहीं खोजा जा सका। गुरुवार की सुबह से ही गोताखोरों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद गांव के खेत में फैले बाढ़ के पानी में इनका शव मिला। जानकारी मिलने के बाद थानाध्यक्ष मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए शव को डीएमसीएच भिजवाया। बता दें कि जिले की सीमा से सटे बागमती नदी का पानी चौर में फैलकर सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के चौर में फैला हुआ है। उसी बाढ़ के पानी में यह घटना हुई है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है।
दिल्ली के सोनिया विहार में साधु को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक साधु को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि साधु की पहचान सोनीराम के तौर पर हुई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आसपास के लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट की और फिलहाल उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह लग रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और साथ ही पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि सोनू भट्ट नाम के शख्स ने पुजारी को जमकर पीटा। पुजारी के घायल होने पर वहां मौजूद लोगों ने सोनू भट्ट की धुनाई कर दी। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले हेडलाइंस। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार पर मंडराया खतरा, 39 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। लीना मणिमेगलाई के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्र, केंद्र सरकार जारी करे लुकआउट नोटिस। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। गोधन योजना के तहत ट्रांसफर होगी करोड़ों की राशि। समस्तीपुर में बारात जा रही कार और ट्रक में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। डीसीडब्ल्यू का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस, कहा रेप पीड़ितों और आरोपियों का करवाया जाए HIV टेस्ट। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास अंदाज में मनाने का फैसला किया है। इस बार केंद्र सरकार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पहल देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं और इस बार सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है। इन दिनों देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और ऐसे में सरकार देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाने के लिए प्रेरित कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो 17 अगस्त तक चलेगा। हालांकि इस अभियान को इसी महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके लॉन्च होने के बाद देश में हर घर तिरंगा फहराने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया जाएगा। और इस अभियान के बारे में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि यह अभियान अपने तिरंगे की आन बान और शान को समर्पित होगा। यह हर एक देशवासी को देश निर्माण के उसके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता व जज्बे को दिखाने का एक मौका होगा। सरकार का मानना है कि तिरंगे के साथ लोगों का रिश्ता व्यक्तिगत होने की बजाय हमेशा औपचारिक और संस्थागत रहा है, लेकिन 75 साल के मौके पर इसे अपने घरों में लगाकर तिरंगे से निजी जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 मौके होते हैं जब हर जगह तिरंगा दिखता है और हर कोई अपने घरों में और गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर घूमता है। इस बार सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश के झंडे को लेकर भी कानून है? कार पर झंडा लगाने को लेकर भी नियम है। भारतीय झंडा संहिता के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, विदेश में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश झंडा लगा सकते हैं। और वहीं एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वैंग याई से की मुलाकात। यानी कि गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा के ताजा हालातों पर चर्चा हुई। इसमें लद्दाख जैसे क्षेत्र में सैन्य गतिरोध का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रियों के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए जारी बातचीत पर गतिरोध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। जयशंकर और वांग यी करीब 1 घंटे
तक बैठक करते रहे। अप्रैल मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध शुरू होने के बाद से जयशंकर और वांग के बीच यह चौथी बैठक है। बता दें कि जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की 7 और 8 जुलाई को बाली में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए हैं। जयशंकर ने इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, राजधानी बाली में दिन की शुरुआत वांग ही के साथ मुलाकात से हुई है। 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे लिखा, सीमा की स्थिति से संबंधित हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स और फ्लाइट सहित अन्य मामलों के बारे में भी बातें की गई। गौरतलब है कि कुछ समय पहले चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारतीय छात्रों की वापसी का मुद्दा उठाया था। भारत और चीन ने कोविड-19 संबंधी बीजिंग के प्रतिबंधों के कारण 2 साल से घरों में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की वापसी पर चर्चा की थी। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से बाधित सीधी उड़ानें बहाल करने के विषय पर बातचीत हुई थी। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। उस वक्त पैंगोंग त्योसो क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद से गतिरोध बरकरार है। चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल का निर्माण कर रहा है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके अबूझमाड़ में अब होगा हाई स्पीड इंटरनेट। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर के अबूझमाड़ में लगातार प्रशासन अपनी पहुंच बना रहा है। हाल ही में इस एरिया के करीब 2400 किसानों को मताहती पट्टा वितरण करने के साथ ही अब इस इलाके में कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अबूझमाड़ वासियों को इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जा रही है। अबूझमाड़ के ओरछा ब्लॉक को फ्री वाईफाई जोन बनाने की तैयारी में जिला प्रशासन कर रहा है। वाईफाई जोन का लाभ ओरछा ब्लॉक के लगभग 5 किलोमीटर रेंज में रहने वाले रहवासियों को मिलेगा। नारायणपुर कलेक्टर ने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से अबूझमाड़ वासियों के साथ ही स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि जल्दी ओरछा ब्लॉक के लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। नारायणपुर कलेक्टर और प्रशासन की टीम ने मंगलवार शाम को ओरछा ब्लॉक का दौरा कर पूरे इलाके का निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि अबूझमाड़ को नारायणपुर शहर से जोड़ने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। सड़क बिजली की सुविधा के साथ साथ ओरछा ब्लॉक में अब हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की कवायद शुरू की गई है। कलेक्टर ने कहा कि ओरछा ब्लॉक के फ्री वाईफाई जोन बनाया जा रहा है और ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा 5 किलोमीटर की रेंज में होगी। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली बच्चों के साथ साथ सभी प्रशासनिक विभाग के कार्यालय, आश्रम, छात्रावास और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ पुलिस थाना और सीआरपीएफ के बेस कैंपों में भी पूरे 24 घंटे के लिए नेट की उपलब्धता होगी। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट से शासकीय कामों में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी और बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। और वहीं दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का प्रकोप बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का यह प्रकोप जारी है। बुधवार को भी दिल्ली में गर्मी ने जमकर पसीने छुड़ाए हैं। हालांकि दिन में बादल भी दिखे और कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के जफरपुर मानक केंद्र पर 1.5 मिलीमीटर और मयूर विहार मानक केंद्र पर 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो वहीं बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 अधिक यानी 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। लगातार 2 दिनों तक हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद 9 जुलाई को सामान्य दर्जे की बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी के तेवर ढीले होंगे और तापमान लुढ़केगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 जुलाई तक आसमान में बादलों के आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना कम दिख रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक AQI मध्यम श्रेणी में 104 दर्ज हुआ है। तो वहीं नोएडा में 101 जबकि गुरुग्राम में 155 रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और वहीं मैनपाट इलाके में हाथियों के बाद अब तेंदुए की दहशत है। सरगुजा जिले में मैनपाट क्षेत्र में हाथियों के बाद अब तेंदुए की दहशत बढ़ गई है। दरअसल मैनपाट वन परिक्षेत्र में धर्मजयगढ़ ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्र में
एक तेंदुए ने बछड़े का शिकार किया है। ग्रामीणों के अनुसार जहां बछड़े का छत विक्षत शव मिला है, उसी जगह पर तेंदुए के पैरों के निशान देखे गए हैं। ऐसे में ग्रामीण पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि क्षेत्र में तेंदुआ विचरण कर रहा है। हालांकि वन अमले के ने क्षेत्र में तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जंगल बड़ा है तो तेंदुआ हो सकता है। बता दें कि ग्राम केसरा में रहने वाले ग्रामीण त्रिलोकी यादव के जर्सी नस्ल का एक बछड़े का शव छत विक्षत हालत में पड़ा मिला। शव की हालत काफी खराब है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार किया और कुछ हिस्से को खा गया। शव के पेट और शरीर पर जंगली जानवरों के निशान देखे गए। घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि मैनपाट और कापू रेंज के जंगलों में जंगली हाथियों के अलावा एक तेंदुए ने घूमने की भी जानकारी लगातार सामने आती रही है और इससे पहले भी तेंदुए ने हमला किया है। बछड़े के शव के पास ही पंजे के निशान को देखकर ग्रामीणों ने दावा किया कि ये निशान तेंदुए के पंजे का ही है और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मैनपाट वन परिक्षेत्र के रेंजर फेकू प्रसाद चौबे ने बताया कि मैनपाट का तराई एक क्षेत्र है जो रायगढ़ जिले के कापू रेंज में आता है। वह 40 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। संभावना है कि तेंदुआ आ सकता है। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि संभवतः बछड़े को तेंदुए ने ही मारा हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में बछड़े का मरा हुआ शव मिला है, उन इलाकों में हाथियों का दल घूमता रहता है। ऐसे में उस क्षेत्र में तेंदुआ है या नहीं, ये पता लगाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।